गाइस, दिस इज मी दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ संचयन बुक का 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर है हरिहर काका। हरिहर काका कौन है, उनकी गांव में क्या वैल्यू है, उनके कितने भाई बहन हैं वो लोग, और वो सब मैं आपको डिटेलिंग में भी बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको राइटर के बारे में बताती हूँ। जो इसके राइटर है मिथिलेश्वर हैं। मिथिलेश्वर जो हैं वो एक हिंदी राइटर हैं, और क्या है, बचपन से ही उन्होंने राइटिंग, मतलब स्कूलिंग में, जब वो स्कूल पीरियड्स में ही वो क्या करते थे, राइटिंग का उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, राइटिंग करना। एंड उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, और उनका बर्थ हुआ था, उनका जन्म जो हुआ था 31 दिसंबर 1950 को भोजपुर बिहार से हैं वो। तो पर्टिकुलर वो हिंदी का ही एक हिंदी उनकी मातृभाषा, और राइटिंग भी है, सब कुछ है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आगे इसके बाद हम हरिहर काका के बारे में पढ़ेंगे। जो हरिहर काका इज द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी है, इसमें सस्पेंस है, सब कुछ है। तो क्या है, चलो चलते हैं आगे, इसको देखते हैं आगे कि इसमें क्या है। हरिहर काका क्या है, 4 भाई हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं, और क्या है, उनके पास 60 बीघे खेत हैं। 4 भाई हैं, 60 बीघे हैं, 15-15 बीघा इक्वल 15-15 चारों के हिस्से में। ओके, तो उसके बाद क्या है, इसमें कौन कौन करेक्टर हैं। एक तो हरिहर मेन है, ठाकुर जी की बारी है। बारी जो ठाकुर जी का मंदिर है उसमें महंत है, एक पुजारी है। मेन जो रोल प्ले कर रहे हैं हरिहर काका कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब हमारे राइटर जब आते हैं, उनसे मिलते हैं, बड़े होके आते हैं जब, तो उनसे मिलते हैं हरिहर काका से। और हरिहर काका क्या है कि उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो बहुत कुछ ऐसा उनके साथ में हुआ है जिसको वो भूले नहीं हैं, उसको लेके वो बहुत परेशान हैं। राइटर हमारे बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वरिड हैं, और उनके पास कुछ देर बैठते हैं जब आते हैं, लेकिन हरिहर काका बिल्कुल भी उनके साथ बात नहीं करते हैं, अपना सिर झुकाकर बैठे रहते हैं। तो क्या है इसमें, उनको क्या है, उनकी आंखें सब कुछ बयां कर जाती हैं राइटर को, कि वो कहते हैं कि उन्हें मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है, कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है ये आपको आगे जाके पता चलेगी। तो हरिहर काका के लाइफ में बहुत सारे राज जुड़े हुए हैं, जैसे हरिहर काका और जो राइटर है हमारे, उनका क्या कनेक्शन है, वो क्या बचपन में क्या है, हरिहर काका और जो हमारे राइटर हैं वो उन्होंने हरिहर काका की गोद में खेले हैं। तो उनकी मम्मी बताती थी कि हरिहर काका उनके साथ बहुत खेलते थे, अपने दिल की हर एक बात शेयर करते थे। और क्या है, हरिहर काका और जो राइटर है वो उनके नेबर थे, तो उनके पड़ोस में रहते थे, और उनके साथ बहुत अटैचमेंट हो गया था उनका। तो वो दोस्त की तरह उनके साथ रहते थे हर टाइम। तो क्या है, खूब खुलकर बातें करते थे। फिलहाल मुझे उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता था, वो सब कुछ अपने जो अपनी वो थी, ये मन की बात, वो बिल्कुल भी छुपाते नहीं थे, सब कुछ उनसे कह देते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, हरिहर काका के बारे में वो सोचने लगते हैं। राइटर कहते हैं ऐसी क्या बात है भाई जो वो मुझे नहीं बता रहे हैं, ऐसा क्या है, हरिहर काका की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। तो इतने ज्यादा ऐसा क्या इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, ये एक सस्पेंस है, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। हरिहर काका की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे वो कहीं आकर फंस गए हैं और वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो अब इसके बारे में बताते हैं, इसमें कौन जिम्मेदार है। सबसे पहले वो बताते हैं कि ठाकुर बारी का इसमें क्या रोल है। ठाकुर बारी का इसमें क्या रोल है, जो इनका गांव मेन फेमस है वो ठाकुर बारी से ही फेमस है, और उसमें एक ठाकुर जी का बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर की स्थापना कैसे हुई ये किसी को नहीं मालूम, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन क्या है कि ये जो ठाकुर बारी ठाकुर जी का मंदिर है, ये बहुत फेमस हो गया था। कैसे, एक कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूर है हसन बाजार बस स्टॉप के पास है ये, ठीक है। ये मेन है, जो ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेन पॉइंट्स हैं कि ठाकुर बारी का जो डिटेलिंग है, ब्रीफली इसको डिटेलिंग किया गया है। इसके बीच में ये क्या पॉइंट्स हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और गांव में जो है कुल आबादी कितनी है, 2,500-3 हजार लोग रहते हैं, बस इतनी आबादी है। गांव में 3 मुख्य स्थान हैं। कौन कौन से स्थान हैं, उसके पश्चिम में एक तालाब है,
मध्य मतलब बीच में एक बरगद का पुराना पेड़ है और पूरब में ठाकुर जी का मंदिर है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर कि जो मेन तीन जो इसके डायरेक्शन है, जो मेन तीन स्थान है, प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्या है इसके, और पूरब में ठाकुर जी का बहुत बड़ा मंदिर है जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। ओके, इस मंदिर को लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं, इसकी बहुत मान्यता हो गई। एक बार क्या होता है कि जब ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई थी ये किसी को मालूम नहीं है। ओके, गांव में ये कहानी प्रचलित है, मतलब बहुत फेमस है कि एक बार क्या होता है कि संत होते हैं वो ना वहां आके रहते हैं, छोटी सी जगह पे रहते हैं, तो क्या है वो छोटे से मंदिर की स्थापना करते हैं, उसका इनॉग्रेशन करते हैं और एक छोटी सी झोपड़ी बना के वहां पर रहते हैं। तो पाठ पूजा करते हैं, लोगों से भीख मांग कर खा लेते थे, ऐसे करते थे जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जैन कल्चर्स में जो गुरुजी बनते हैं उनका क्या होता है कि वो भी ऐसे ही करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं और वो भी भिक्षा के थ्रू खाते हैं। ओके, तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि वो पूजा पाठ करते हैं और खा लेते हैं। वहाँ पे छोटा सा मंदिर है, जैसे जैसे गांव बसता चला गया वैसे वैसे ये मंदिर की जो मान्यता है वो बढ़ती चली गई। छोटा सा मंदिर था और वो बहुत बड़ा हो गया, कलेश्वर में भी विस्तार होता गया। ठाकुर जी को मनोती मानते हैं। मनोती मतलब आप लोग को मालूम है मनोती क्या होता है? मनोती मतलब जिससे मन्नत मांगी जाती है, कि जैसे हम बोलते हैं कि वैष्णो देवी जाएंगे और हम मन्नत मानेंगे कि हमको ये चीज चाहिए, या हम तिरुपति जाएंगे हमको ये चीज चाहिए, ऐसे मानने के लिए जो फेमस चीज होती है ना कि ये भगवान की बहुत मान्यता है, हम यहाँ से जो मांगेंगे हमारी पूरा होगा। तो क्या होता है ये मंदिर में इतनी मान्यता हो जाती है कि लोग अपनी जमीन तक मंदिर के नाम लिख देते हैं कि जिसकी मन्नत पूरी हुई वो उसके लिए जमीन उसकी मन्नत के थ्रू वो मंदिर हो गया। कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई अपनी जमीन लिख दे रहा है, कोई भी पूजा हो रही है घर में या कोई भी दिन त्योहार है तो पहले भगवान जी ठाकुर जी को भोग लगाना और देना, सब कुछ जो भी करना। तो ये क्या है, इससे क्या होता गया, पूरा इलाका बड़ा होता गया, तो ये ठाकुर बाड़ी के नाम से फेमस हो गया। ओके, इसके बाद है ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। 20 बीघे किसको बोलते हैं? 20 बीघे खेत हैं ठाकुर बाड़ी के नाम। पहले क्या था, एक छोटा सा मंदिर था जब स्टार्टिंग में आपने सुना होगा, और उसके बाद क्या हो गया, बढ़ते बढ़ते जब इसकी मनोती होने लगी, लोग मन्नतें मानने लगे, उसके बाद अपना दान देने लगे, तो उसमें 20 बीघे खेत हो चुके थे। ओके, तो ठाकुर बाड़ी की देखरेख के संचालन के लिए 3 साल तक महान पुजारी नियुक्त किए जाते हैं, 3 साल के लिए। उसके बाद क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। तो ठाकुर बाड़ी के काम में लोग अंदर ठाकुर जी के प्रति भावना पैदा करते हैं, धर्म से अलग विमुख होते जा रहे हैं। जो लोग मतलब धर्म से अलग होते जा रहे हैं, विमुख मतलब अलग होते जा रहे हैं, उनको क्या है, यहाँ पर आकर जो भी हैं वो सब इससे जुड़ते जा रहे हैं। कीर्तनों की आवाज सुनकर, और जो भी बाढ़ की चपेट में आए हुए लोग हैं उनको तंबू लगाकर यहाँ पर सब कुछ दिया जाता है। और दिन त्योहार पे भी मैंने आपको जैसे बताया कि ब्राह्मण साधु लोग क्या घर घर घूमकर कथावाचक करते हैं, मतलब वो भजन वजन गाते हैं और वो सब करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी जो फेमस है ना, जो फेमस होता जा रहा है बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या, हरिहर काका क्या है, ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या है, इस चीज से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, इस चीज से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, ये भजन वजन। उनको क्या लगता है कि महंत और ये सब पुजारी जो लोग हैं ये ढोंगी लोग हैं, तो वो वहां पर जाते नहीं है ज्यादा। तो अब आते हैं हम हरिहर काका के ऊपर। हरिहर काका क्या है, 4 भाई हैं, जो हरिहर काका दूसरे नंबर पर है। ठीक है, उनके क्या है कि उनके हरिहर काका का कोई बच्चा नहीं है। हरिहर काका की 2 बार शादी हो चुकी है और दोनों बार उनकी बीवी का वो डेथ हो गई थी उनकी, दोनों बार उनका स्वर्गवास हो गया था। तो हरिहर काका के भाई जो है बाकी उनके बच्चे हैं, बीवी हैं, सब हैं, लेकिन हरिहर काका की कोई औलाद नहीं है। तो उसको लेकर हरिहर काका कभी कभी चिंतित रहते हैं कि भाई मेरा भी कोई होता तो, क्योंकि हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन है, तो वो कम से कम 2 लाख रुपए की है, 2-2.5 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है उनके पास है। तो पहले गांव के टाइम में, पहले टाइम पे बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी 2-2.5 लाख रुपए की, आपको मालूम होगा। तो ठाकुर जी के इसमें क्या है, हरिहर काका की जो फैमिली है वो सब मैंने आपको बता दिया। उनकी दोनों बीवियां की डेथ हो चुकी है
हरिहर काका ने तीसरी शादी के लिए लोगों ने बहुत उनको बोला कि भाई तुम तीसरी हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अब शादी नहीं करूंगा। तो और अपने भाई के परिवार के साथ में ही रहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि कुल 60 बीघे जमीन है उनके पास टोटल, और सबके हिस्से में 15-15 हैं, तो सब अपने अपने खेत में काम करते हैं। हरिहर काका के तीनों भाई अपनी पत्नी के साथ में हरिहर काका को पूरी सेवा करते हैं। हरिहर काका के भाई जो हैं उनकी और उनकी बीवियां जो हैं हरिहर काका को देखती हैं, खाना वाना देखती हैं, देती हैं, सभी कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं। तो जब क्या होता है, हरिहर काका के भाई घर पर होते हैं तो उनकी वाइफ क्या होती है, उनको पूछती है। लेकिन जब क्या है, उनके भाई खेत पे चले जाते हैं तो वो क्या करती हैं, उनको जो भी बचा कुचा होता है वो उनको दे देती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, हरिहर काका की एक बार तबीयत खराब हो जाती है और तब वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि उनको क्या होता है, वो इतने बड़े परिवार में रहते हैं फिर भी उनको कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होता। तो वो क्या होता है, एक बार खेतों पे गए होते हैं, उनके जो भाई हैं वो खेतों पे गए होते हैं, और उनकी बीवियां क्या होती हैं, उनका जो एक भाई है उनका बेटा शहर गया होता है क्लर्क की जॉब के लिए। जब वो आता है ना तो 2-3 दिन क्या होता है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। तो हरिहर काका सोचते हैं कि अरे यार मुझे अब तो बहुत अच्छा मिलेगा खाने के लिए। तो क्या है, वो इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सब खा खू के चले जाते हैं और सब खा के अपना अपना चले जाते हैं। उनके भाई सोचते हैं कि उनकी बीवियों ने, उनकी वाइफ ने हरिहर काका को पहले ही खिला दिया होगा, इसलिए वो भी ध्यान नहीं देते और वो भी चले जाते हैं। और क्या है, हरिहर काका को जो उनकी छोटी वाली भाई की बीवी होती है वो क्या होता है, उनको बोलती है कि भाई हरिहर काका को जो बचा और पूछा होता है वो उठ के आते हैं और वो उनको दे देती है। उनको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट कि आज मुझे बहुत अच्छा खाना मिलेगा, और उसका उल्टा ही होता है कि उनको क्या होता है, कुछ भी नहीं मिलता है। और वो क्या करते हैं, हरिहर काका वो जो खाना होता है ना उसको फेंक देते हैं और क्या करते हैं, बहुत तेज चिल्लाते हैं कि मैं क्या है, और उनके कमरे को क्या बोलते हैं, दालन का कमरा, दालन का कमरे में प्रवेश करते हैं। और हवेली में प्रवेश करके क्या होता है, वो जो क्या है, वो चिल्लाते हैं जब खाना फेंकते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं ना क्या है, अनाथ हूँ, बेसहारा नहीं। तो क्या है, उनको क्या है, वो कहते हैं कि मैं 2-4 नौकर रख लूंगा ना, तब भी मेरे पास क्या है, बहुत सारा बचेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत मतलब जमीन वगैरह है। तो तुम मेरे साथ तुम मौज कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर, वो ऐसे बोलते हैं। तो हरिहर काका जी इस वक्त सच बोल रहे हैं ना, सब बोल रहे हैं। तो ठाकुर जी की पुजारी जो होता है ना, ठाकुर जी का पुजारी जो होता है, मंदिर का जो पुजारी होता है ना, वो उनके पास बैठा होता है। क्या करने आता है, घी और शकील लेने आया होता है। तो वो क्या होता है, वो सारी की सारी बात जाके ना महंत को बताता है। महंत बड़ा होता है, पुजारी छोटा होता है। अब यहाँ से शुरू होती है महंत की दिमाग की स्टोरी। तो क्या होता है, वो सारी बात उसको जाके बताता है, ठाकुर जी भाई महंत की, भाई यहाँ उनके घर में ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद क्या होता है कि महंत क्या करता है, हरिहर काका के पास आता है और क्या बोलता है कि भैया तुम ना अपनी जो जमीन है ना वो मंदिर के नाम कर दो। भाई हरिहर काका तो क्या है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो हाँ नहीं भरते हैं, उनको हाँ भी नहीं बोलते हैं, ना भी नहीं बोलते हैं। तो वो कहता है वो कि तुम्हारे जो अगली पुश्त होगी उनको भी बहुत ज्यादा क्या है पुण्य मिलेगा तुमको। अच्छा, मैं तुमने जो भी पाप किए होंगे उतर जाएंगे, तुमको इतना ज्यादा पूजा जाएगा। महंत उसको बहुत ज्यादा उकसाता है, किसको, हरिहर काका को, कि भाई ऐसे ऐसे होगा, तुम बहुत अच्छे से रहोगे, मैं तुम्हारी घर में जो तुम वहां आके रहोगे तुमको बहुत पूजा जाएगा, तुमको अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, ऐसे ऐसे महंत जो है हरिहर काका को उकसाता रहता है कि तुम्हें कोई औलाद नहीं है इसलिए। तो वह हरिहर काका महंत जी की बातें सुनते रहते हैं और बैठे रहते हैं। जो क्या है कि वो कहते हैं कि मैं अपने भाइयों के नाम भी नहीं करूंगा। उनको इतनी समझ होती है कि वो अपने भाइयों के नाम वो नहीं करेंगे, नहीं तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, कुत्ते की तरह बात फेंक देंगे उठा के। तो वो क्या करता है, इसलिए वो महंत की बातें सुनता रहता है। महंत क्या करता है, एक बार महंत क्या करता है, उनको ना, तो वो गुस्से में तो थे ही हरिहर काका, क्योंकि उनको घर में कोई पूछता नहीं था। तो क्या है, एक बार क्या है, वो ना हरिहर काका को ना मंदिर ले जाते हैं, कहाँ पे, ठाकुर जी की बारी में। और क्या करते हैं, उनको ना बहुत अच्छे से पूछते हैं, वहाँ पे कीर्तन वीर्तन होता है, छप्पती वो गलत थी,
हरिहर काका ये सोचते हैं, क्योंकि वो उन्हें प्रॉपर्टी के लिए बहुत पूछते हैं। जब वो उनके भाई ना वो मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन क्या है, हरिहर काका वापस नहीं आते हैं, वो थक हार के अपने घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, अगले दिन क्या होता है कि फिर दोबारा वो मंदिर जाते हैं और उन्हें मना के घर वापस लेके आ जाते हैं हरिहर काका को। तो क्या उसके बाद क्या करते हैं, उनके भाई क्या करते हैं, उनको घर में जब उनको पता चलता है ना कि इनकी बीवियों ने इनको कुछ पूछा नहीं था, तो वो क्या करते हैं, अपनी बीवियों को डांटते हैं और उसके अगले दिन से ही ना उनकी बीवियां उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती हैं, एक आवाज पे आ जाती हैं। तो क्या है, महंत फिर भी लगा रहता है कि अरे भाई, फिर दोबारा चल पड़ता है समझाने कि तुम ऐसे नहीं, अच्छी तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी लिख दो। तो फिर भी उसके बाद भी ना, जब वो अपने घर में क्या होता है, अपने घर में हरिहर काका जो होते हैं ना, अपने घर में आते हैं ना, तो वो ये जो टर्न होता है ना, चलता रहता है। फिर भी क्या होता है उसके बाद इसके बाद क्या होता है, जब हरिहर काका अपने घर में रहते हैं, उसके बाद उनकी फैमिली उनके साथ में सपोर्टिव हो जाती है, लेकिन फिर भी जो महंत है ना, उसका दिमाग चलता रहता है। उसके बाद वो क्या करता है, हरिहर काका को ना हरिहर काका को उठा लेता है, उसका किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद क्या होता है, वो उसको एक जगह पे, एक गोडाउन जैसे होता है ना, वहां पे रखता है। वो कहता है कि मैं इसे डराऊंगा धमकाऊंगा ना, तो ये अपनी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम लिख देगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं सॉरी, हरिहर काका को उठा के ले जाता है महंत, और जबरदस्ती ना उनसे अंगूठा लगवा रहा होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर दिमाग होता है, वो महंत को कभी हाँ नहीं बोलते प्रॉपर्टी के लिए। तो वो क्या है कि उनको क्या करते हैं, हरिहर काका जबरदस्ती उनसे, जो महंत होते हैं हरिहर काका से जबरदस्ती प्रॉपर्टी पे अंगूठा लगवा रहे होते हैं। लेकिन क्या उनके भाई क्या है, उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे ठाकुर जी की बारी में आ जाते हैं। तो वो ढूंढते हैं, उनको कोई मिलता नहीं है। तो क्या करते हैं, वो पुलिस को लेके आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उनको छुड़ू के ले जाते हैं, उनके भाई को ले जाते हैं। और क्या होता है उसके बाद, जो क्या है, वो ये सोचते हैं हरिहर काका कि इससे अच्छा तो मेरा भाई था, मेरे भाई थे। तो क्या है, उनकी जो छवि थी ना महंत की, वो उनके लिए अंदर से कैसी थी, अब उन्हें पता चल गया कि महंत अंदर से कैसा है, खाली प्रॉपर्टी के लिए मुझे पूछ रहा था। तो क्या होता है उसके बाद, वो अपने भाइयों के साथ में वो सोचते हैं कि मेरा परिवार ही अच्छा था। तो उसके बाद क्या होता है, महंत यहाँ कहाँ चुप बैठने वाला था अभी, क्योंकि वो तो मंदिर का महंत था। 60 बीघे जमीन थी उनकी, ट्रस्ट की, जो उसकी नहीं थी लेकिन ट्रस्ट की तो थी ना। मंदिर में जो भी मेंबर्स थे वो सब उसकी देख रेख करते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि ना हरिहर काका ना बहुत चुप हो जाते हैं। गाइस, दिस इज मी दिव्या, और मैं आपको बताने वाली हूँ ये जो संचय बुक का फर्स्ट चैप्टर है जो हरिहर काका, इसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट में हरिहर काका ने कैसे सफर किया। उनकी जो 15 बीघे जमीन थी उनके भाइयों के साथ, टोटल जो 60 बीघे जमीन थी 15 सब भाइयों के नाम थी। तो उन्होंने जब ये महंत जी थे, उन्होंने क्या किया था उनके साथ में, तो उससे मैं आगे आपको कंटिन्यू करती हूँ। ओके, महंत जी ने क्या किया था, महंत जी ने उन्हें किडनैप कर लिया था। और जब उनके भाई उनको छुड़ाने आए थे ना, तो क्या होता है, उनके भाई जब उनको छुड़ाने आते हैं पुलिस के साथ में, तो महंत जी को वो ठाकुरबाड़ी में पाए जाते हैं ना। उसके अंदर जब देखते हैं तो कैसे होते हैं, उनकी कंडीशन कैसी होती है। उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि जब वो अंदर मिलते हैं ना, तो उनके मुंह पे कपड़ा बंधा होता है, मुंह में कपड़ा ठूस के रखा होता है। और क्या होता है, मुंह से कपड़ा निकालने के बाद ठाकुरबाड़ी से उन्हें निकाला जाता है। और जब ये महंत और जो बहुत सारे बाकी के पुजारी थे, उनका पर्दा फास्ट हो चुका था कि भाई वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। तो जब महंत जी थे ना, तो उन्होंने उनको डिस्क्राइब कैसे किया है कि वो किस टाइप के लोग थे। महंत जी ने उन्हें बोला है पुजारियों को डाकू, हथियारे और कसाई। क्या बोला है, डाकू, हथियारे और कसाई बोला है। आफ्टर जब वो फ्री हो जाते हैं वहां से ठाकुरबाड़ी से, तो वो उनको पुलिस को डिस्क्राइब करते हैं कि भाई कैसे कैसे मेरे साथ किया और मेरे से जबरदस्ती मेरे अंगूठे के निशान लिए गए। उसके बाद ना हरिहर काका बयान दर्ज कराते हैं अपना। साधु जो साधु थे और ये जो महंत थे, उनके प्रति उनको
घृणा उनके अंदर जो मतलब भरा हुआ था उसको डिस्क्राइब करते हैं। उनके खिलाफ इतना नहीं कहा होगा जितना उन्होंने बोला अब कि महंत पुजारी साधुओं के बारे में सब बोला कि ये सब जो है ना भगवान के नाम पे जो ये ठाकुर जी के नाम पे ये जमीन वगैरह लेते हैं, ये खुद उसको क्या करते हैं, खुद खाते पीते हैं, खुद मजे करते हैं। इसलिए ये लोग सारे जो है ना ये साधु वगैरह, ये ठाकुर बारी के, सारे नहीं कह रही हूँ, तो ठाकुर बारी के जो ये सब महंत और पुजारी हैं ये सब ढोंगी हैं। तो वो क्या करते हैं, जब उसके बाद उनके भाई उनको लेके जाते हैं घर पे, तो उनको इस तरह से रखते हैं जैसे कोई एक ज्वेलरी को हम लोग किसी बक्से में बंद करके रखते हैं, किसी अच्छे लॉकर में बंद करके रखते हैं, ऐसे वो लोग उनको संजो के रखते हैं। उनके भाई उनको अंदर रखते हैं और दालन में भी नहीं रहने देते। दालन का मतलब मैंने आपको नहीं डिस्क्राइब किया था। दालन का मतलब होता है बाहर का जो ओपन एरिया होता है, घर के बाहर का ओपन एरिया होता है, जैसे बरामदा बोलते हैं जिसको, बाहर, वहाँ पर वो रहते थे। घर के अंदर उनकी फैमिली रहती थी, बाकी भाई और उसकी वाइफ वगैरह, और बाहर दालन में वो रहते थे। अब क्या होता है, दालन में नहीं रखते हैं, उनको अंदर रखते हैं और इस तरह से रखते हैं जैसे कोई एक्सपेंसिव चीज हमने अंदर रखी हो। उसके बाद उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, अच्छे अच्छे खाने खिलाए जाते हैं, तो और उनको इस तरह से रखा जाता है जैसे कोई सूरमा है। उनकी सुरक्षा ऐसे होती है। और जब भी उनको कोई काम होता तो उनके साथ 4 लोग जाते साथ में, अकेले उनको नहीं भेजते थे। अब क्या था, ठाकुर बारी का नक्शा ही बदल चुका था, क्योंकि जैसे ठाकुर बारी में बहुत सारे खूंखार, मतलब डेंजरस खूंखार, एक से एक खूंखार लोग आ गए थे। मतलब जैसे वो बॉडी बिल्डर दिखाते हैं ना कि अब वो जैसे एक थप्पड़ी मारते हैं तो सामने वाला गिर जाता है, तो इस तरह के खूंखार लोग आ गए थे। ठाकुर बारी लोगों ने वहां जाना ही बंद कर दिया था। ठाकुर बारी में जाना ही बंद कर दिया था लोगों ने। तो क्या था, अब जो भी था ना वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ की बातें होती थी ठाकुर बारी में जो महंत बोलते थे, और एक तरफ उनके घर की, जो हरिहर काका के घर की, दोनों तरफ की बातें की जाने लगी। अब जो हरिहर काका सीधे साधे थे ना, भोले भाले थे, अब वो चतुर-चुस्त हो गए थे। वो कहते हैं कि अब जो ये मेरे भाई भी है ना, मुझे पूछ रहे हैं ना, मेरी जायदाद की वजह से पूछ रहे हैं, अगर मेरे पास कुछ ना होता तो ये मुझे लात मार के बाहर फेंक देते। तो वो सब एक जायदाद, अगर किसी के पास जायदाद नहीं होती ना तो कौन पूछता है उसको, ये बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे साधुओं को, जैसे ही वो बताते हैं ना, ठाकुर जी के नाम पर साधु अपना पेट पालते हैं, ना कि लोगों के लिए कुछ करते हैं। और लोभी, लालची, कर्मी हैं वो सब, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं कि ये लोग इतने गंदे हैं। मैं तो उनके बारे में क्या सोचता था, महंत जी के बारे में, वो क्या निकले। और जब तुम्हारे पास जायदाद नहीं होगी ना तो तुम्हें ऐसे फेंक दिया जाएगा, दूध में से मक्खी की तरह ऐसे फेंक दिया जाएगा अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो। ऐसा हरिहर काका बोलते हैं। लेकिन क्या है, हरिहर काका कुछ सोच रहे थे और होता कुछ है, वातावरण कुछ ऐसा दूसरा तैयार हो जाता है कि क्या होता है, उनके भाई, रिश्तेदार, नाते लोग क्या करते हैं, वो उनको बोलते हैं कि ना अब तुम ना ये अपनी प्रॉपर्टी ना अपने भाई के बच्चों के नाम कर दो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं किसी के नाम नहीं करूंगा, भाई बच्चों के नाम किसी के नाम नहीं करूंगा, मैं मरने के बाद ऑटोमेटिक तुम्हारी हो जाएगी ना, मरने से पहले मैं किसी के नाम नहीं करने का, वो ये कहते हैं। तो ठीक है, अब जो उनके रिश्तेदार है ना उनके सिर पे मंडराते रहते हैं, दिन रात यही बात होती रहती है कि भाई अब क्या होगा, इनके अंगूठे के निशान कैसे लिए जाएंगे, उधर महंत और उधर घर के लोग। तो क्या है, समझाते तो उसके बाद क्या होता है, जब वो ना अपने भाइयों, उसके भाई जो उनको घर पे लेके आते हैं ना, उसके बाद उनको समझाना शुरू करते हैं। तो क्या है, समझाने के बाद ना वो मानते नहीं है, तो उन्हें डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद भी वो बोलते हैं कि नहीं, मैं अपना कुछ भी ना अंगूठा नहीं लगाऊंगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो वो उन्हें सोते जागते इतना प्यार करते थे कि लाइन से क्या, एक भाई सो जाता था, एक उनकी पैरवी करता था, फिर दूसरा उठता था, और पहले वाला सो जाता था। इस तरह से उनका रखवाली करते थे। और इस तरह से अब हरिहर काका को डांटते हैं और मारना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। और हरिहर काका ना मृत्यु, अब मरने से डरते नहीं थे। वो कहते थे कि अब तुम्हें मारना है ना, मुझे एक ही बार मार दो, अब नहीं मैं डरना। पहले जब उनके साथ में ये इंसिडेंट नहीं हुआ था ना, पिछली बार वाला, महंत जी वाला, तो वो डरते थे मरने से। लेकिन अब उनके भाइयों ने जो ये काम शुरू कर दिया था ना, उन पर प्रेशराइज करना फॉर प्रॉपर्टी,
तो अब क्या है, वो डरते नहीं थे, वो कहते थे मारना है एक ही बार मार दो, लेकिन मैं अपने जीते जी मेरी जो जायदाद है ना वो तुम्हारे नाम नहीं करने का। तो वो एग्जाम्पल देते हैं इसका, रमेशर। रमेशर एक करेक्टर है बीच में, जिसकी वाइफ है ना वो विडो होती है, तो वो उसके जो बेटे होते हैं ना वो उसको, जो उसके भाई होते हैं वो उसको प्रेशर करके ना उसके नाम अपनी प्रॉपर्टी लिखवा लेते हैं, जो इसकी रमेशर की वाइफ होती है। तो वो अकेली पड़ गई, उसको प्रेशर करके वो उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम करा लेते हैं, उनके नाम करा लेते हैं। तो वो क्या, पहले तो उनको बहुत पूछते थे, जैसे इनके भाई पूछते थे हरिहर काका के, और इसके सरेसर के भाई भी जो है ना वो उसको बहुत पूछते थे पहले, लेकिन जब अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम लिख देते हैं ना तो उनका ऐसा हाल हो जाता है कि घर के ना घाट के, ऐसा वाला हाल कर देते हैं उसका। तो अपनी जमीन भी नहीं लिखी होती ना, अंत समय तक उनके पांव पखाड़ते थे। और उसके बाद क्या हुआ, अब उनको घर से ही निकाल दिया। वो कहते हैं कि भाई ये देखो, ये पिक्चर इसमें दिखाई गई है, इनके भाई हैं और ये इनको पीट रहे हैं, किसको, हरिहर काका को। लुक एट दिस। तो उसके बाद क्या होता है, हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो जाती है, और घर से वो भाग, घर की जो आवाज है ना वो बाहर जाना, वो क्या करते हैं, वो ना उनको क्या करते हैं, जब वो मारना शुरू करते हैं ना तो हरिहर काका अपने आप को, क्योंकि वो एक बड़े अपने भाइयों से दूसरे नंबर पे थे, तो उनकी क्या एज भी ज्यादा थी, 2 बार शादी हो चुकी थी, तो क्या था कि वो क्या करते हैं, अब 3 भाई मिलके मार रहे हैं, तो क्या है कि अकेला बंदा इतना वो नहीं कर सकता, तो वो क्या करते हैं, वो चिल्लाना शुरू करते हैं। जब वो चिल्लाना शुरू करते हैं ना तो बाहर तक आवाज पहुंच जाती है। तो क्या करते हैं उनके भाई, क्या करते हैं, अरे हमसे गलती होगी, मुंह ही पहले बंद करना चाहिए था इनका, क्योंकि वहां पे महंत ने क्या किया था, काका के मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। तो उन्हें भी पता है कि महंत ने क्या किया था, तो वो कहते हैं हमसे गलती हो गई, हमें पहले क्या करना चाहिए था, पहले सबसे पहले इसका हरिहर काका का मुंह बंद करना चाहिए था। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि जब तक वो मुंह बंद करते तब तक उनकी आवाज बाहर पहुंच चुकी थी। तो उसके बाद भी क्या है, लोग क्या कहते हैं, उनके घरेलू मामला है, घरेलू मामला है, तो हमें बीच में जाकर क्या करना है। तो उसके बाद ना निजी मामला का सवाल है वो खत्म हो गया, घर तलाशी शुरू हो गई। हरिहर काका को वो कहते हैं कि अगर तूने चुपचाप ना अपनी जो प्रॉपर्टियां हमारे नाम नहीं की ना तो हम तुम्हें घर के अंदर ही जिंदा काट देंगे, लोगों को पता भी नहीं चलने का, ऐसे करेंगे। तो फिर वो क्या है, पुलिस के आने के बाद ना उनके निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। अब उन्होंने क्या किया, पुलिस की सुरक्षा पाने के लिए उन्हें बताया कि भाई मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर जुल्म और अत्याचार किया है, उनके अंगूठे के निशान भी जबरन लेने की कोशिश की है। तो हरिहर काका के पीठ, माथे और पाँव पर ना बहुत सारे मार्क होते हैं, ठीक है। और अचानक ना हरिहर काका ना गिर के बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल कर चुके थे, बहुत ज्यादा हाथापाई हुई थी उनके भाइयों के साथ में, उनकी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी थी कुछ भी। और पुलिस के आते ही वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं सारे। हरिहर काका के ना वो सब चंपल हो जाते हैं। चंपल होना मतलब 9-2-11 मतलब भाग जाना। पुलिस की पकड़े जाने, 2 ही रिश्तेदार पकड़े जाते हैं उनके पास, खाली कितने रिश्तेदार पकड़े जाते हैं, 2 रिश्तेदार पकड़े जाते हैं। हरिहर काका की घटना ये सबसे अंतिम घटना थी। इस घटना के बाद उनके परिवार एकदम अलग अलग हो गया। अब क्या था, अब तो उन्हें महंत मंदिर में ठाकुरबाड़ी में रहना था, और ना उन्हें क्या करना था, अपने भाइयों के साथ रहना था, क्योंकि अब वो क्या करने लगे, पुलिस से हेल्प मांगने लगे। पुलिस से हेल्प मांगने लगे। अब क्या, फिलहाल क्या हर जगह उन्हीं की बात होती थी। कोई भी बात होती थी ना, एक तो जगह छोटी, कोई छोटा शहर है ठाकुरबाड़ी जिसमें कितने 3-4 हजार लोग रहते हैं खाली, तो क्या है, लोग 2 तरफ की बातें करते थे। कोई बात होती थी तो उसके बाद क्या है, हरिहर काका की बात होनी पक्की है। जैसे अपने यहाँ पे भी छोटी जगह पे गांव में कोई ऐसा होता है ना कि उसकी लड़की उसके साथ अटैच कर देते हैं, अरे वो भाग गई, ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वही बात ही दोहराते रहते हैं। अपने पास तो उनके पास काम धंधा होता नहीं है, तो दूसरों की पंचायती करने के लिए पूरा गांव तैयार रहता है। ऐसे ही हरिहर काका के वो होता है, हरिहर काका के साथ में होता है। हरिहर काका की बात होती है चारों तरफ। तो फिर क्या होता है, इसमें एक नेताजी होता है, गाँव के नेताजी होते हैं। वो ना काम धाम तो कुछ करते हैं नहीं, तो क्या है, खाली ठाट से खाते पीते हैं, क्योंकि वो क्या है, पॉलिटिक्स है। उनके पास राजनीति की जादू की छड़ी है। कौन सी छड़ी है उनके पास, राजनीति की जादू की छड़ी। और क्या है, वो ना हरिहर काका के पास जाते हैं और उनको एडवाइस करते हैं, तुम ना उच्च विद्यालय बनवा दो, हाई स्कूल खोलने की सलाह देते हैं, उच्च विद्यालय के नाम से।
उनको कि नेताजी क्या एडवाइस करते हैं, उच्च विद्यालय खोलने के लिए, उच्च विद्यालय नाम से हाई स्कूल खोलने के लिए एडवाइस करते हैं। तो अब तो महंत जी ना इसकी सुनते, ना उसकी सुनते, ना उसकी सुनते, ना तो महंत की सुनते, ना तो हरिहर काका महंत की सुनते, ना तो नेता की सुनते और ना अपने भाइयों की सुनते। अब तो वो पक्के हो चुके थे कि भैया अब मुझे किसी की नहीं सुननी, मैं तो अपनी मर्जी करूंगा। अब वो क्या करते थे, पुलिस को पैसे देते थे अपनी चौकीदारी के लिए और वहां पर अपना आराम से रह रहे थे। झूठी खबर सच्ची खबर कोई भी ध्यान नहीं देते थे, लोग कुछ भी बोलते रहते थे, वो ध्यान नहीं देते, ना किसी को जवाब देते थे। और सबसे पहली खबर, एक खबर आती, पहली खबर, दूसरी खबर, तीसरी और चौथी, मैं आपको 4 खबरें बताऊंगी और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, आप लास्ट पेज पे देख सकते हैं। तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि उनकी मृत्यु के बाद जमीन पर कब्जा कौन करेगा, है कब्जा कौन करेगा, उनके भाई करेंगे, वो तो पहले से ही तैयार थे। और अब क्या है, उन्होंने ना भुट्टन सिंह एक डाकू है भुट्टन सिंह, जो उसके साथ बात भी पक्की कर ली है, ठीक है। उसके बाद चौथा है, महंत जी ने निर्णय ले लिया है, ही डिसाइडेड दैट कि आफ्टर हरिहर काका डेथ वो क्या करने वाले, मृत्यु के बाद देश से वो डिसाइड कर रहे हैं कि देश के कौन कौन से साधुओं को बुलाया जाएगा और नगाओं को उनको बुलाया जाएगा कि भाई बुलाने के लिए, क्योंकि जमीन जो आ रही है, प्रॉपर्टी आ रही है ना। और उसके बाद ये चौथा, चारों के चारों ये पॉइंट है। पहला क्या है कि उनको मार देते ना, दूसरा क्या है कि उनको अग्नि कौन देगा, मतलब उनको जो लास्ट फ्यूनरल्स वो होता है वो कौन करेगा उनका। और तीसरे पर जमीन पे कब्जा तो हो रहा है, भुट्टन सिंह को भी हिस्सा दे दिया है। और तीसरा जो महंत जी हैं अपने, वो क्या कर रहे हैं, देश से साधुओं को बुला रहे हैं, उनके मरने अभी मरे हैं नहीं, लेकिन ये लोग पहले ही तैयार बैठे हैं तो ये सब करने के लिए। तो ये सब जो है बिल्कुल वो है, सबके सब एक प्रॉपर्टी के लिए इनको अपना, इसलिए क्या है, हरिहर काका ने क्या किया है, जब राइटर बताते हैं, जो मिथिलेश्वर हैं अपने राइटर, ये बताते हैं कि ये सब भुगतने के बाद, ये सब होने के बाद क्या किया है, जो हरिहर काका ने मौन धारण कर लिया है, वो सिर्फ जी रहे हैं, लेकिन ये सब होता है उनके साथ में, हरिहर काका के साथ में इस स्टोरी में, कि वो चुप क्यों है। स्टार्टिंग से आपने सुना होगा कि मैंने आपको बताया कि हरिहर काका, मिथिलेश्वर जो राइटर हैं, वो उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि क्या है, वो चुप क्यों हो गए हैं इतने ज्यादा, मौन उन्होंने व्रत क्यों धारण कर लिया है, इसलिए कर लिया कि उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है जस्ट फॉर प्रॉपर्टी। सो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।